गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्या करते हैं हम, कुछ आपका पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने आपको टेस्ट दिया था कुछ वो डिस्कस करते हैं, और कुछ मैं आपको स्टैटिस्टिक का एडवांस वर्जन बताऊंगी जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो बाकी के बुक्स में हैं। तो आज मैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी, प्लस आपको घर से करने के लिए भी दूंगी। आपके एनसीईआरटी में वो चीज़ें नहीं हैं। देखिए, आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो कल मैंने आपको मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में बताया। मैंने कल आपको मीन, मीडियन और मॉड के बारे में बताया था। मीन के बारे में मैंने बताया था मीन इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट मीडियन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि मीडियन क्या होता है। मीडियन में आपको सबसे पहले उस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आफ्टर दैट एन की वैल्यू को आपको चेक करना है वेदर एन इज इवन और ओड। अगर एन की वैल्यू आपकी ओड है तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, एन प्लस वन बाई टू एच टर्म। इसमें एन में एक ऐड करके टू से डिवाइड करो, जो नंबर ऑफ टर्म्स में वो नंबर है। मतलब आपने एन आया आपका 7, तो 7 प्लस वन बाई टू 8/2। तो फोर्थ टर्म आपकी क्या होगी उस डाटा में, मीडियन कहलाएगी। और n की वैल्यू अगर आपकी इवन थी तो फॉर्मूला क्या था, आप n/2 निकालो, जो n/2h टर्म होगी वो, और एक उससे नेक्स्ट n/2 प्लस 1h टर्म, इन दोनों को निकाल के सम करके 2 से डिवाइड कर दो, वही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको मोड के बारे में बताया था, एंड मोड इज वेरी सिंपल, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। ये था आपका सारा का सारा काम अनग्रुप डाटा के लिए। आपका जो डाटा अनग्रुप है, ऐसे ही रखा हुआ है, उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी यही चीजें ग्रुप डाटा के लिए। कौन सी? ग्रुप डाटा के लिए। देखिए, जो आपका मीन होता है ना, मीन को निकालने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, second is assumed mean method, and third is step deviation method. मीन को निकालने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड होता है अज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड तीनों फॉर्मूले बता के, और आज हम सिर्फ मीन को ही करेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। तो सबसे पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट कैसे करना है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। एक फॉर्मूला और पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्या करना होता है, आपको क्या करना है, जैसे कि आपको क्लास इंटरवल दिया मिलेगा, उस क्लास इंटरवल से आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल की हेल्प से क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, जो आप पहले भी करते आए हो। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या है, निकालने का तरीका। अच्छा, ये भी आपके 2 तरीके से होंगे। हो सकता है आपको क्लास इंटरवल दिया मिले, हो सकता है क्लास इंटरवल ना दिया मिले। एक बार मैं वेरीफाई कर लेती हूँ आपकी बुक में है या नहीं है। यस, आपकी बुक में क्लास इंटरवल से नहीं है, सीधा फ्रीक्वेंसी है। देखिए, जो आपने मीन किया था, वो सिर्फ आपने ये किया था ना, समेशन xi डिवाइडेड बाई n, i फ्रॉम 1 to n। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला था। अब जो मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ ना, these 3 methods are used for frequency distribution table। इन मेथड्स का यूज कहाँ होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ऐसे टेबल मिलेगी, और टेबल में आपको क्या मिलेगा, जैसे आपको xi दे दिया, xi आपको क्या दे दिया, सपोज करिए xi आपको ये दे दिया, किसी भी लेंथ दे रखी है, जैसे हाँ हाइट दे रखी है आपकी
और नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे हाइट दे रखी है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स। जो आपकी हाइट है ना उसका नाम है xi, और जो आपके नंबर ऑफ प्लांट्स है ना ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका नाम क्या है fi। किसी भी कितनी हाइट के प्लांट्स कितने नंबर में है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ 150 mm हाइट के 7 प्लांट्स हैं, तो 150 हाइट के 7 प्लांट्स मतलब उन प्लांट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 है। तो मैं डायरेक्ट आपकी हाइट और नंबर ऑफ प्लांट्स ना लिखने की बजाय सीधा क्या लिख रही हूँ xi और fi लिख रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा xi, यहाँ पे लिखा fi। xi क्या है आपका 58 60 62, 58 60 62, 64 66 68, 64 66, और एक जो भी है मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए 12 14 20, 12 14 20, 13 8, 13। The main focus is on that thing कि what is the method to find out the mean in direct method। डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। आपको xi मिलेगा, xi मतलब वैल्यूज दे रखे हैं हाइट की, fi मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या करना है fi की xi से मल्टीप्लाई करनी है। क्या बोला मैंने, इस fi की इस xi से मल्टीप्लाई करनी है और उनके सामने लिख देनी है। जैसे 58 की 12 से यहाँ पे, 60 की 14 की यहाँ पे, ऐसे लिख दोगे। फिर आपको क्या करना है इन सारे fi's का सम करना है और उसका नाम होगा समेशन fi। जितने भी fi's है ना उनका सम करना है। मैंने कल इस वर्ड का मतलब बताया था समेशन। समेशन का मतलब होता है सम करना। सारे fi's का सम करके इसके नीचे लिख देना और फिर जो आपने मल्टीप्लाई करी है इनका भी सम करना है और उसको ऐसे लिख देना समेशन fi xi। क्या लिख दोगे समेशन fi xi। दोनों बातें निकालने के बाद जो मीन का फॉर्मूला है x बार, नोटेशन सेम रहेगी, वो क्या है समेशन fi xi को समेशन fi से डिवाइड कर दो। समेशन fi xi को समेशन fi से डिवाइड कर देना। जैसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जो अभी मैंने समझाया है, बिल्कुल इसी तरीके से। ध्यान से देखना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी बुक में से ही ले रही हूँ मैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा ना हो। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है एज, आपको एज दे रखी है और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो एज को मैंने क्या लिख दिया xi और फ्रीक्वेंसी को लिख दिया fi। 15 एज 15 16 17 18 19 एंड 20। उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी है 3 8 9 11 6 3, 3 8 9 11 6 3। आपको सबसे पहले तो इन्हीं का सम कर लेना है समेशन fi। 3 + 6 9, 20 29 29 और 8 37 और 3 40। कितना आ जाएगा सम 40। अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी fi की xi से मल्टीप्लाई। 15 की 3 से 45, 28 128, 17 की 9 से 160 153, 18 की 11 से 11 8 जा 88 198, 19 की 6 से ठीक है और 20 की 3 से, और इसका सम करके यहाँ पे लिख देना समेशन fi xi, वो यहाँ पे लिख देना है समेशन fi xi। इनका सम कर लेते हैं बेटा एक बार देखिए। 0 है ये, 4 और 8 12, 12 + 3 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 2 कैरी, 2 और 4 6 और 2 8, 8 + 5 13, 13 और 9 22,
23, 23 और 6 29, 2 2 3 4 5 6 698। अब मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो 698 डिवाइडेड बाई 40 कैंसिल कर लीजिए या इसको 40 से डिवाइड कर दीजिए। इसको जब आप 40 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 41 जा 40 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है 29, 8 298 तो 7 पे चला जाएगा, 47 जा 280, 298 में से 280 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बच गया 18 और कैरी कर लिया 0 तो आपका हो जाएगा 4 पे 160 और फिर इसका आंसर चला जाएगा 5 पे। तो मेरे ख्याल से जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा 17.45 ईयर्स, क्योंकि एज किसमें होती है ईयर्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड। अब देखिए इसमें भी वो कई बार डिफिकल्टी अराइज कर देता है। क्या कर देता है, जैसे मीन आपको देगा और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग करके उसका नाम रख देगा पी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। एक ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए आज सिर्फ हम डायरेक्ट मेथड से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगी वो सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करने हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं। देखिए आपको क्या रखा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। मीन क्या दे रखा है 8 दे रखा है, मीन 8 आपको गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है। एक्स आई आपको दे रखा है 3 5 7 9 3 5 7 9 11 13 एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 8 15 पी 8 4 और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो हम अपना प्रोसीजर सेम रखेंगे जैसे हमने किया है। सबसे पहले तो इनका सम समेशन एफ आई, हाँ जी क्या होगा इनका सम कर लीजिए। सबसे पहले तो आप 8 + 4 12 12 और 8 6 + 8 14 14 + 15 29 29 और 8 37 37 + 4 41 ये 41 प्लस पी, साथ में कौन है पी प्लस पी। अब इधर आप क्या करेंगे, एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई, सेम प्रोसीजर। 6 3 जा 18 8 5 जा 40 15 7 जा 105 9 की पी से मल्टीप्लाई 9 पी हो जाएगी ना 88 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब समेशन एफ आई एक्स आई इसका भी सम कर लेते हैं। इनका सम क्या आएगा आपका, इनका सम समेशन एफ आई एक्स आई। देखिए इसको तो साइड कर देना जिसमें पी है, जैसे हमने यहाँ पे भी इसको साइड कर दिया प्लस पी कर दिया, ऐसे इसको कर देना। बाकी का सम कर लेते हैं। बाकी कौन कौन है 105 88 52 40 और 18 बच गए। मैं एक बार जल्दी से सम कर देती हूँ 10 18 और 23 2 3 4 7 12 8 20 और ये होगा 3। तो आपका कितना आ जाएगा 303 प्लस 9p। हमारे पास क्या दे रखा है, ये सब करने के बाद हम क्या निकाल देते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब मीन मुझे गिवन क्या है 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 303 प्लस 9p अपॉन में 41 प्लस p, ठीक है। 8 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई। अब मैं इसको इरेज करके यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। 8 की मल्टीप्लाई आपकी 41 से होगी, 8 की मल्टीप्लाई आपकी 41 प्लस p से होगी इज इक्वल्स टू 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो यही रह जाएगा 303 प्लस 9p। अब इसके 8 से करेंगे तो 8 32 प्लस 8p इज इक्वल्स टू 303 प्लस 9p। p
p को एक साइड रख लीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, जैसे इसको इधर लेके जाएंगे तो 328 में से 303 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9p माइनस 8p, 9p में से 8p सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 3 5 और ये 2, तो p इज इक्वल्स टू 25। इस तरीके से हम अननोन नंबर की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड थे। कल मैं आपको अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में बताऊंगी। उसके बाद देखिए आपके आज के टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे जो पूछा था, एक तो मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको मैंने एक इस तरीके से डाटा दिया हुआ था 20 to 30, 31 to 40, 41 to 50, मतलब कुछ इस तरीके का कोई डाटा था और मैंने कहा था इस डाटा को आप हिस्टोग्राम में लिखने के लिए पहले कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखिए। तो वो सिंपल सा था, आपको क्या करना होता है, आपको लोअर लिमिट में से -0.5 करने होते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करने होते हैं। तो ये मैं आपको बार बार बता चुकी थी। एक में मैंने आपसे हिस्टोग्राम और बार ग्राफ को प्लॉट करना बताया था, वो आप कर सकते थे, बार बार कर चुके हो। जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे मैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने कहा था 20 to 30, सॉरी आपको दो इंटरवल दिए गए थे 10 से 20, 20 से 30। माय क्वेश्चन इज दैट कि 20 इज इंक्लूड इन विच इंटरवल। आपको मैंने बताया था ये हमेशा कहाँ इंक्लूड होगा, लोअर लिमिट में इंक्लूड होगा, हालांकि अपर लिमिट। तो कौन से इंटरवल में इंक्लूड होगा? फिर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था रेंज फाइंड आउट करना। रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जो भी डाटा आपको गिवन है उसके मैक्सिमम वैल्यू में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर दो? मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपकी उस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और वो बार बार पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन था? आपको किसी भी इंटरवल की मिड वैल्यू दे रखी है, मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क अगर आपको गिवन है 42, क्लास का साइज आपको गिवन है 10 और आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट बतानी है। इस टाइप से एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। मेरा क्वेश्चन ये था, आपकी मिड वैल्यू 10 है और क्लास का साइज 6 है, तो लोअर लिमिट क्या होगी? मिड वैल्यू आपकी मतलब यहाँ पे क्या था? 10 था, क्लास का साइज 6 है, तो आपको लोअर लिमिट बताना है। अब ध्यान दीजिए, आपको ये डेफिनेशन क्लियर है तो बहुत आसान से कर सकते हो। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, ठीक है। क्लास का साइज कैसे निकाला जाता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्लास का साइज आ जाता है। तो एक तो तरीका यहीं से निकालने का है। दूसरा तरीका अगर मैं आपसे बताऊं तो वो क्या है? देखो, आपको क्या दे रखी थी? मिड वैल्यू दे रखी है। मिड वैल्यू मतलब आपका क्लास मार्क दे रखा है और उसकी वैल्यू आपको 10 दे रखी है। तो देखिए, अगर क्लास का साइज 6 है और वो निकलता कैसे है? अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास का साइज जो 6 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से खाली अपर लिमिट आपसे पूछूं, यहाँ से अपर लिमिट की वैल्यू पूछूं, तो आप मेरे से क्या कहोगे? क्या आप लोअर लिमिट की मान लीजिए, जैसे आपको लोअर लिमिट ही निकालनी है ना, तो आप लोअर लिमिट की वैल्यू मान लीजिए। लोअर लिमिट अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहोगे आप? लोअर लिमिट को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? अपर लिमिट -6, है ना। अपर लिमिट आपकी क्या आ जाएगी? लोअर लिमिट आपकी क्या आ जाएगी? अपर लिमिट -6। तो एक सिंपल सी बात है, जैसे देखो मैं यहाँ पे बताया, जैसे ये इस क्लास का साइज कितना है? 10 है, तो आप ऐसे ले लीजिए 2 से 6 ले लीजिए। इस क्लास का साइज कितना है? 4 है। मान लो आपको ये चीज़ें नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है क्लास का साइज 4 है, तो अगर मैं लोअर लिमिट को a मान लूँ तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी? a + 4 ही तो हो जाएगी ना।
देखिए लोअर लिमिट 2 है, तो 2 + 4 ही तो 6 होगी अपर लिमिट। तो मैं अगर लोअर लिमिट को a मान लेती हूँ, तो क्या मान लेती हूँ, लोअर लिमिट को मैं a मान लेती हूँ, और क्लास का साइज 6 है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, a + 6 हो जाएगी। और रेंज क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों का सम करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, जो किसके इक्वल आएगा, क्लास मार्क के इक्वल आएगा। तो 2a + 6 डिवाइडेड बाय 2 = 10। ऊपर से आपका 2a + 6 = 2 के 10 से मल्टीप्लाई 20, तो 2a = 14, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7। जैसे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, आपको समझ में नहीं आया हो तो ध्यान दीजिए। आपको लोअर लिमिट निकालनी थी ना, और आपको क्लास का साइज दे रखा है। अगर आपके पास डाटा है 2 से 8, 8 से 14, ये क्लास इंटरवल, क्लास का साइज कितना है, 6 है। अगर आपकी लोअर लिमिट 2 है, तो अपर लिमिट 2 + 6 = 8 आई ना। जब आप लोअर लिमिट में क्लास का साइज ऐड करते हो तो अपर लिमिट आती है। तो अगर इस लोअर लिमिट को क्वेश्चन में मैं a मान लूं और साइज मुझे 6 दे रखा था, तो लोअर लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, a। तो a + 6 क्या हो जाएगी आपकी, अपर लिमिट ही तो हो जाएगी। और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 = क्लास मार्क। वहां से मैं आपकी किसकी वैल्यू निकाल दूंगी, a। ये 2-3 क्वेश्चन ही बताने के थे। आपको मैं डायरेक्ट मेथड के कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी, वो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।